हेलो स्टूडेंट। आज हम जो हमने पहले चैप्टर पढ़ रहे थे हम उसी चैप्टर को आगे, वैसे ये आखिरी लेक्चर है, आगे पढ़ेंगे। भ्रूण पोष, भ्रूण, बीज तथा फल के बारे में और उसकी एक्सरसाइज के बारे में। आपकी कुछ टाइम से क्लासेस नहीं आई हैं, ठीक है। अब तुम्हारी क्लासेस रेगुलर आएंगी, ठीक है। कुछ ईद वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से वो क्लासें नहीं आ पाई। अब ये चैप्टर जो पहला था हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इन लैंगिक जनन के बारे में ये चैप्टर का आज, यानी जो हमारा थियोरेटिकल था, ये थ्योरीज आखिरी हो जाएगी, ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम, ठीक। फिर उस चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर से पहले हम इन जो पूरा चैप्टर पढ़ा है इस पूरे चैप्टर की भी एक्सरसाइज करेंगे हम, ठीक है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, लेक्चर नंबर 7 है। 6 लेक्चर हम इससे पहले कर चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे ने लेक्चर इससे पहले के, सॉरी, इस लेक्चर के पहले के जो लेक्चर हैं वो नहीं लिए हैं, वो ज़रूर ले लें, क्योंकि सब लेक्चर कनेक्टेड हैं और चैप्टर वाई पूरा चैप्टर है, तो पूरा चैप्टर तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अगर ये पहला चैप्टर तुम्हारा होगा तो जो सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर जिसने नहीं लिए हैं वो अपना लेक्चर ज़रूर ले लें, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं भ्रूण पोष के बारे में, भ्रूण के बारे में, बीज और फल के बारे में, ठीक है। इस लेक्चर से पिछली बार भी, यानी 2024 में जो तुम्हारे एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, ऑप्शंस भी आया था इसमें से, ठीक। और भी क्वेश्चंस आते ही हैं, पिछले सालों में भी आए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है हमारा, ठीक। स्टार्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहले है, अगर हम एक चीज़ और देखें, ठीक है, वो पहले समझ लेते हैं हम। जो सबसे पहले लेक्चर में मैंने तुम्हें समझाई थी वही है ये, ठीक है। तो हमने जैसे स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट में जो लैंगिक जनन होता है उसके बारे में मैं एक बार और समझाने जा रहा हूँ तुम्हें। तो जैसे लैंगिक जनन की घटनाएं हमने पढ़ी थी, वही एक बार और समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं, एक तो नर और मादा जीव में होती हैं, ठीक है। एक बात और, अगर हम इससे पहले देखें तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दो प्रकार का जनन था। तो लैंगिक जनन जो होता है वो नर और मादा में ही होता है, यानी जिसमें दो जीव होते हैं, तो नर और मादा। और अगर नर में देखें तो नर में नर युग्मक पाया जाता है और मादा में मादा युग्मक पाया जाता है, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संलयन होता है, ये आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से युग्मनज, जाइगोट बनता है। नर युग्मक मादा युग्मक से युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया थी उसे निषेचन कहते हैं, वो निषेचन कहलाता है, ठीक है। फिर युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से फल, अगर पौधों में देखें तो फल बनता है, और अगर मनुष्यों में शिशु बनता है, ठीक है। भ्रूणभव प्रक्रिया कहलाती है। अब उसमें हम नहीं जा रहे हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं, वो सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके थे, ठीक। तो निषेचन से पहले जो काम हो रहा था उसे कह रहे थे हम निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं। निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं, ठीक है। और निषेचन के बाद जो थी वो कहलाई थी निषेचन पश्च संरचनाएं और घटनाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी, इंट्रोडक्शन में, तो वही चीज़ें हैं। अब अगर हम थोड़ा सा रिवीजन करें लास्ट वाला, तो उसमें हमने पहले निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं पढ़ ली थी, ठीक है। निषेचन पूर्व संरचनाएं घटनाओं में हमने काफ़ी सारी घटनाएं, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक पढ़े थे हमने, ठीक है। युग्मक किस प्रकार से बन रहे थे। फिर इसके बाद निषेचन भी पढ़ा था। निषेचन में एक प्रक्रिया आई थी दोहरा निषेचन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। निषेचन भी हो गया था। तो अब हम जो अगले अपने लेक्चर में लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं निषेचन पश्च संरचनाएं और घटनाएं,
ठीक है, निषेचन के बाद कौन सी घटना होती है, निषेचन के बाद कौन सी संरचनाएं बनती हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो हम कुछ चीज़ें क्लियर कर दें, जैसे मानो पुष्प था, जो फूल होता है वही लैंगिक अंग है। ठीक है, पुष्पों का जो मेन तौर पर काम करने की संरचना है वो पुष्प ही है। ठीक है, तो जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद फूल का जो रंग बिरंगा भाग होता है जिसे दल कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने प्रैक्टिकल भी किया था। ठीक है, और उसके बाह्य दल होते हैं, वो कुछ चीज़ें, सब चीज़ें जो होती हैं वो झड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, फूल का मेन जो भाग बचते हैं वो मादा भाग बचते हैं, जैसे उसका अंडाशय बच जाता है। ठीक है, अंडाशय के अंदर बीजांड बच जाते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें करेंगे हम। तो देखो ये लिखा हुआ है, जो निषेचन होता है तो निषेचन के बाद पुष्प के बाह्य दल, दल, पुमंग, वर्तिकाग्र नष्ट होकर झड़ जाते हैं। ठीक है, निषेचन के बाद पुष्प के बाह्य दल जो होते हैं वो भी, दल जो होते हैं वो भी, पुमंग जो होता है वो पुष्प का नर लैंगिक अंग होता है, और वर्तिका भी जो होती है वो सब नष्ट होकर गिर जाते हैं। बीजांड परिपक्व होकर बीज में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बीजांड होता है पुष्प में पाया जाता है बीजांड, वो बीज बन जाता है, बीज में बदल जाता है, और जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं तुम्हें एक चीज़ और समझा देता हूँ। एक चीज़ समझ लेंगे फिर इसी पर आएंगे हम वापस। ठीक, देखो एक चीज़ समझ लेना, जैसे मान लो फूल का मुख्य भाग था हमारा ये वाला। ठीक है, ये है हमारा अंडाशय, बाकी हिस्से जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, उनका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये है हमारा अंडाशय, और इसका ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा है ये कहलाता है बीजांड। ये हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से सब लोगों ने समझ लिया था। ठीक, तो जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद ये जो अंडाशय है ये बन जाता है फल, और निषेचन के बाद जो ये बीजांड है ये बन जाता है बीज। ठीक है, यही बात तो इन्होंने समझाई। लेकिन ये बनता कैसे, इसे और समझ लो। जैसे हम एक फल ले लें, मान लो हमने अमरूद ले लिया। ठीक है, अमरूद बना लिया, इस तरह से होता है वो, कुछ संरचना उसकी सेम ऐसी नहीं होती मगर तुम मान लो यही है। ठीक है, और हमने इसे बीच में से और काट लिया, इसके अंदर के ये हमें दिखाई दे रहे हैं बीज। ठीक है, तो अब इसमें अगर देखें तो देखो ये वाला जो इसका हिस्सा है ये बाहर वाला, ये वाला अंडाशय, ठीक अंडाशय था, तो ये बन गया फल जो इसके बाहर दिखाई दे रहा है। अंडाशय के अंदर देखें तो क्या है, बीजांड, अंडाशय के अंदर ये रहा बीजांड। ठीक है, अंडाशय के अंदर ये रहा बीजांड, तो अंडाशय के अंदर जो बीजांड है ये बन जाता है बीज में, जो इसके अंदर रहे ये। ठीक है, और अब ये वाला जो हिस्सा है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये सब झड़ जाती, नष्ट हो जाती है, और ये सूखकर यहाँ इकट्ठा हो जाती है, और ये इकट्ठा हुआ भाग जो है वो रहा हमारे फल में ये नीचे। ठीक है, और ये वाला जो नीचे का इसका डंठल मान लो एक टाइप से, तो ये इस तरह से पलट जाता है, क्योंकि ये भारी हो जाएगा। जब फल बनेगा तो पहले इस तरह से फूल लग रहा है, भारी हुआ तो ये इस तरह से झुक गया, तो ये इसका नीचे का भाग रहा ये। ठीक है, तो तुम्हें बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से फूल के भाग से फल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो बस यही था ये। ठीक, इसमें फिर अब हम वापस जब वहीं जाएं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। बीजांड से तो बन जाता है बीज, और फल से बन जाता है, अंडाशय से बन जाता है फल। ठीक, इसके बाद पहला जो पॉइंट है इसका वो है भ्रूणपोष। निषेचन के बाद सबसे पहले भ्रूणपोष का निर्माण होता है, तो वही है ये। तो भ्रूणपोष जो होता है वो एक पोषक ऊतक है। ठीक, एक तरह का ऊतक होता है जिसका निर्माण पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद होता है। वही बात है बिल्कुल, निषेचन के बाद, पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद भ्रूणपोष बनता है, और एक पुष्पीय ऊतक है। भ्रूणपोष भ्रूण के विकास और बीज अंकुरण के समय उपयोग आता है। यानी जब भ्रूण का विकास होगा और अंकुरण होगा तब भ्रूणपोष का काम आएगा, भ्रूणपोष का यूज़ किया जाएगा। अब बात समझ लें, हम भ्रूण तो तुम्हें पता है। ठीक है, भ्रूण क्या होती है। ठीक, भ्रूण एम्ब्रायो होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ती है। ठीक है, उसे हम कह सकते हैं भ्रूण। अब जाएं हम अंकुरण, तो अंकुरण क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा
जैसे मान लो कि एक बीज है, ठीक है, पौधे में बीज है, बीज को अगर हम ज़मीन में लगाएं तो उससे पौधा निकल कर आता है। तो जब बीज फूट कर पौधा निकलता है तो बीज का फूटना ही अंकुरण कहलाता है। बीज का फूट कर पौधा निकलने की प्रक्रिया अंकुरण कहलाती है। तो वही है ये, जब अंकुरण होगा और जब भ्रूण का विकास होगा तब भ्रूणपोष का ही काम होगा। ठीक है, भ्रूणपोष जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, इसको हम समझ लेंगे अभी। जो भ्रूणपोष होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ये देखो, विकास के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, पहली होती है केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोवियल भ्रूणपोष। इनके उदाहरण लिखे हुए हैं, उदाहरणों से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस आ जाए, कोशिकीय भ्रूणपोष किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है, हेलोवियल भ्रूणपोष किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है, केंद्रीय भ्रूणपोष किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है, या क्वेश्चंस आ जाए मक्का में किस प्रकार की भ्रूणपोष पाई जाती है। तो ये सब क्वेश्चंस इस टाइप से आ सकते हैं। तो भ्रूणपोष के कुछ डायग्राम है, जैसे है देखो, अगर इसमें अगर देखें हम, या ये ठीक, तो देखो जैसे ये भ्रूणपोष है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है यानी केंद्रीय भ्रूणपोष। तो केंद्रीय भ्रूणपोष अगर देखें तो इसमें जो न्यूक्ली होते हैं यानी केंद्रक होते हैं वो फ्री होते हैं। न्यूक्ली कैसे होते हैं, वो फ्री रहते हैं, यानी इसके जो ये केंद्रक हैं, ये दिखाई दे रहे होंगे इसके अंदर, ये सब न्यूक्ली हैं। ठीक, ये सब फ्री अवस्था में है, ये किसी से जुड़े हुए चिपके हुए नहीं हैं। तो फ्री होने की वजह से इन्हें कहा गया केंद्रीय भ्रूणपोष, जो पाई जाती है मक्का, चावल, गेहूं में। ठीक है, केंद्रीय भ्रूणपोष किस में पाएगी, मक्का, चावल, गेहूं में। ठीक, इसके बाद आता है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म का मतलब ये हुआ कि केंद्रीय भ्रूणपोष। तो केंद्रीय भ्रूणपोष देखें अगर हम, देखो केंद्रीय भ्रूणपोष है तो ये रखा केंद्रीय भ्रूणपोष। इसके जो न्यूक्लिक होंगे वो एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। ठीक है, जो पाई जाती है टमाटर और बैगन में, केंद्रीय भ्रूणपोष पाई जाएगी टमाटर और बैगन में। इसके बाद आता है हमारा हेलोवियल भ्रूणपोष। हेलोवियल भ्रूणपोष में आम और एंडोडेलस, ये एक तरह के पौधा है एंडोडेलस, तो आम और एंडोडेलस में पाया जाता है हमारा हेलोवियल भ्रूणपोष, जो हमारा रहा ये वाला। हेलोवियल भ्रूणपोष जो होता है, जिस भ्रूणपोष में कुछ केंद्रक मुक्त अवस्था में पाए जाएं और कुछ केंद्रक संयुक्त अवस्था में पाए जाएं, यानी हम कह सकते हैं कि केंद्रीय और हमारा कोशिकीय दोनों प्रकार के भ्रूणपोष जुड़े हुए होंगे, मिले हुए होंगे, या जिसमें दोनों प्रकार के ही केंद्रक पाए जाएंगे, वो हमारा होगा हेलोवियल भ्रूणपोष। इसमें तुम देख क्या पा रहे हो कि आधे जो भ्रूण केंद्रक हैं वो जुड़े हुए हैं और आधे केंद्रक कैसे हैं, वो फ्री अवस्था में हैं, मुक्त अवस्था में है। इसलिए इन्हें कहा गया एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, जो पाया जाता है आम में और एस्पोडेलस में। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद आते हैं भ्रूणपोष के कार्य। ठीक है, तो भ्रूणपोष के कार्य अगर देखें तो भ्रूणपोष का काम क्या होता है, पौधों में क्या काम है, भ्रूणपोष क्यों ज़रूरी है पौधों में। तो हमने जैसे पहले बोला था कि भ्रूण के विकास के लिए ज़रूरी है और अंकुरण के लिए ज़रूरी है। ठीक, तो भ्रूणपोष की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। ठीक है, क्या समझ में आ रही बात, यानी भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के रूप में भोज्य पदार्थ पाया जाता है, जो भ्रूण को पोषण देता है, क्योंकि भ्रूण का विकास इसी से होगा और भ्रूण को पोषण मिलेगा तो भ्रूणपोष से मिलेगा। और भ्रूणपोष को पोषण कब मिलेगा, वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो उसमें पाया जाता है उसी चीज़ से पोषण मिलेगा। ठीक है, बीज के अंकुरण के समय, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बीज के अंकुरण के समय भ्रूणपोष नवोद्भिद को भोजन प्रदान करता है। ठीक है, जो नया पौधा आता है उसे भोजन प्रदान करने का काम किसका है, भ्रूणपोष का ही होता है। ठीक है, भ्रूणपोष का पॉइंट पूरा हुआ। इसके बाद आती है भ्रूण, एम्ब्रायो। ठीक है, तो एम्ब्रायो का विकास कहाँ से हुआ, भ्रूणपोष से। बात समझ में आ गई। पहले ही क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि भ्रूण का विकास कहाँ से होता है, भ्रूणपोष से होता है। ठीक है, तो इसके बाद आती है भ्रूण। तो युग्मनज से परिपक्व भ्रूण बनने की अवस्था को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव। सबसे पहला लेक्चर याद करो। ठीक है, सबसे पहले लेक्चर में यही समझाया गया था जो मैंने अभी भी तुम्हें बनाकर दिखाया है। ठीक, देख लो, यह है हमारा युग्मनज। युग्मनज से क्या बना, भ्रूण। युग्मनज से भ्रूण बनता है। ठीक है, युग्मनज से भ्रूण बनता है और युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव, एम्ब्रायोजेनेसिस। इसे कहते हैं हम एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है,
यही बात इन्होंने कही है, देख लो, ये रहा। ठीक है, ये रही बात। तो युग्मनज से परिपक्व भ्रूण बनने की प्रक्रिया कहलाएगी भ्रूणोद्भव, एम्ब्रायोजेनेसिस। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपको अगर पौधों में देखें या पुष्पीय पौधों में देखें तो ये पहले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि पौधे दो टाइप के, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ जो बच्चे इस लेक्चर को ले रहे हैं वो पिछले लेक्चर पहले देख कर आएँ। ठीक है, वो ज़रूर देखें, तभी ये बात समझ में आएगी, क्योंकि कनेक्टेड है। ठीक, तो उसमें मैंने तुम्हें बता दिया था कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होते हैं। उसी अकॉर्डिंग है, पुष्पीय पादप जो होते हैं वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बांटे गए हैं बीजपत्र के अनुसार। तो इसी आधार पर भ्रूण होते हैं, क्योंकि एक बीजपत्री में और द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे ये बताया है इन्होंने। देखो, पुष्पीय पादपों में द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास निम्न प्रकार होता है। सबसे पहला है द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास। द्विबीजपत्री मतलब डाइकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन जिनके बीजपत्र दो भागों में बटे होंगे, जैसे चना, मटर। ठीक, उदाहरण भी तुम्हें बताए थे। तो ये डायग्राम थोड़ा साफ नहीं है, ऐसे समझ लेंगे। देखो, जैसे मानो पहले होता है हमारा ये युग्मनज अवस्था में होता है, ये युग्मनज लिखा हुआ है, युग्मनज होता है। ठीक है, फिर युग्मनज जो है कुछ बड़ा हो जाता है, इसकी कोशिकाएं बंटने लगती हैं। ठीक है, इसकी कोशिकाएं बंटने लगती हैं, फिर ये कोशिका से और दूसरी कोशिकाओं में निष्कंबन, फिर अस्थक बन जाता है, 8 कोशिकाओं का समूह बन जाता है। ठीक है, फिर इसकी स्टेजेस और बढ़ जाती हैं, और बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ जैसी ये अवस्थाएँ बिल्कुल ऐसी सीक्वेंस में लिखी हुई हैं, PDF में तुम्हें बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा ये। ठीक है, फिर इसके बाद ये उसकी अवस्था और गहरी हो जाती है, ये और बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने पीछे 11th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि कोशिका विभाजन होता है, कोशिका से दूसरी कोशिका, 2 कोशिकाओं से 4, 4 से 8 बढ़ती रहती हैं। तो वही यहाँ पर हो रहा है, कोशिका विभाजन के थ्रू इसका विकास होता है। तो फिर ये अवस्था H आती है, तो इसमें और बड़ा हो जाता है। फिर इसके ये बीजपत्र तुम देख पा रहे हो, एक बीजपत्र ये है, एक बीजपत्र ये। बीजपत्र बंटने लगते हैं, बीजपत्र बटेंगे जब तो द्विबीजपत्री बनेगा। तो बीजपत्र बंटने लगते हैं, इसका अंकुर बन जाता है, मूलांकुर अलग हो जाता है। फिर इसके ओवरऑल करने के बाद आखिरी में बन जाता है हमारा द्विबीजपत्री भ्रूणपोष। ठीक है, इस टाइप से इसके जो बीजपत्र अगर देखेंगे हम फल में, तो वो 2 भागों में बटे होते हैं और इसका पूरी तरह से विकास हो जाता है। ठीक है, द्विबीजपत्री का। फिर इससे जुड़ा हुए कुछ पॉइंट हैं। जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं वो किस टाइप से विकास होता है वो समझेंगे। द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का अध्ययन किसने किया है? हैंस टिन ने किया है। ठीक है, हैंस टिन वैज्ञानिक ने कैप्सेला पादप में किया है। पौधे का नाम क्या था? कैप्सेला। ठीक है, इसमें युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा, ये मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है, जो कोशिका विभाजन है उसी का टाइप है। अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनती हैं। सबसे पहले 2 कोशिकाएं बनेंगी। बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिका को आधारी कोशिका तथा निभाग की ओर स्थित कोशिका को अग्रस्थ कोशिका कहते हैं। एक अग्रस्थ कोशिका बनेगी, एक आधारी कोशिका बनेगी। आधारी कोशिका बीजांड द्वार की तरफ होगी, अग्रस्थ कोशिका निभाग की तरफ होगी, और वो दोनों कोशिकाएं बढ़कर निभाग और बीजांड द्वार की तरफ चली जाएंगी। इन्हीं कोशिकाओं के विभाजन से 4 भ्रूणीय कोशिकाओं का, 2 से 4 बनी, इन्हीं कोशिकाओं के विभाजन से 4 भ्रूणीय कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो पुनः विभाजित होकर दोबारा से विभाजित होंगी फिर से 8 कोशिकाएं। 8 कोशिकाओं को समूह को कहेंगे हम अष्टशंख, ऑक्टेंट। ठीक है, बताया था उसमें भी, डायग्राम में भी है। ठीक, 8 कोशिकाओं का समूह बन जाएगा। इसमें से हाइपोफाइसिस की ओर वाली 4 कोशिकाएं हाइपोवेसल तथा आगे की 4 कोशिकाएं एपीवेसल कोशिकाएं होती हैं। 4 मतलब 8 कोशिकाएं उसमें 2 भागों में बटी हुई हैं। तो जो पहली 4 कोशिकाएं होंगी, ठीक, उन्हें कहेंगे हाइपोवेसल, और अगली 4 कोशिकाएं होंगी उन्हें कहेंगे एपीवेसल। ठीक है, हाइपोवेसल कोशिकाएं जो होती हैं वो मूलांकुर का निर्माण करती हैं। अधोबीजपत्र तथा एपीवेसल कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रांकुर का निर्माण करती हैं तथा बीजपत्र का। ठीक है, इनका ही बनती हैं, क्योंकि 8 कोशिकाएं बन गई, 8 में से 4 कोशिकाएं अलग चीज़ बनाएंगी, 4 कोशिकाएं अलग चीज़ बनाएंगी। तो वही हैं जो एपोवेसल पहली 4 कोशिकाएं हैं वो मूलांकुर को बनाएंगी, अधोबीजपत्र को बनाएंगी, और बाद की एपीवेसल 4 कोशिकाएं हैं वो प्रांकुर को बनाएंगी और बीजपत्र को बनाएंगी। ठीक है, इसके बाद
भ्रूण वृद्धि के साथ हृदय आकार का, तुम देख पा रहे थे डायग्राम में, एक हृदय का यानी हर्ट का आकार आ गया था, तो हृदय आकार का हो जाता है, जिसकी 2 पालियों में बीजपत्र बनते हैं। इस प्रकार द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास हो जाता है। 2 पालियां बन गई, 2 बीजपत्र बन गए, द्विबीजपत्री भ्रूणपोष बन गया। ठीक है, इस तरह से इसका विकास हो जाता है। एक बीजपत्री भ्रूण का जो विकास होता है वो आसान है। ठीक है, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास सिंपल होता है वो। ठीक है, देख भी पा रहा हो, एक बीजपत्री है, आसानी से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से ये एक बीजपत्र है। इसके डायग्राम अगर साफ ना दिख रहे हों, ठीक है, तो मतलब उस पर गूगल वगैरह सर्च करके एक बीजपत्री द्विबीजपत्री उससे समझ लेना, कोई भारी नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे डायग्राम में तुम देखोगे वैसे ही सेम टू सेम इसकी थ्योरी लिखी हुई है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो यहाँ पढ़ने वाले हैं हम एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। एक बीजपत्री भ्रूण का विकास किस तरह से होता है। ठीक है, इसका विकास द्विबीजपत्री, स्टार्टिंग में तो ऐसे लगता है जैसे द्विबीजपत्री ही भ्रूणपोष बन पा रहा है, लेकिन बाद में जाके बदल जाता है और उससे आसान तरीके से इसका विकास हो जाता है। ठीक है, तो अगर देखें तो एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण बनाने की प्रारंभिक विकास जो होता है वो द्विबीजपत्री के समान ही होता है। ठीक है, द्विबीजपत्री के समान होगा। परिपक्व भ्रूण में एक बीजपत्र होता है, यानी जो परिपक्व भ्रूण होगा उसमें एक ही बीजपत्र होगा। लेकिन जब द्विबीजपत्री का विकास होता है तो वो एक बीजपत्र बंटकर 2 भागों में बंट जाता है। लेकिन जब एक बीजपत्र है तो वो आसानी से एक बीजपत्री में बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बीजपत्र को इसमें स्कूटेलम कहते हैं। ये क्वेश्चन पर याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है एक बीजपत्र में बीजपत्र को क्या कहा जाता है, तो स्कूटेलम। जो भ्रूण के अग्रस्त भाग में तथा प्रांकुर के पार्श्व में स्थित होता है, जो स्कूटेलम होता है, भ्रूण के आगे के भाग में और प्रांकुर के पीछे के भाग में स्थित होता है। भ्रूणीय अक्ष को बीज पत्रोपारिक कहते हैं। बीज पत्रोपारिक के आधारी भाग को मूलांकुर कहते हैं। ठीक है, मूलांकुर चोल तथा शीर्ष भाग को प्रांकुर चोल कहते हैं। ठीक है, जो भ्रूणीय अक्ष होता है उसका, उसे बीज पत्रोपारिक, बीज पत्रोपारिक यानी भ्रूणीय अक्षी मान लो, उसके आधारी भाग यानी अंदर का जो भाग होगा उसे मूलांकुर चोल कहेंगे, और शीर्ष भाग यानी ऊपर का जो भाग होगा उसे प्रांकुर चोल कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे समझ लेंगे, ये इम्पोर्टेंट भी है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीज का निर्माण। ठीक है, जैसे मैं अभी इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, बीज का निर्माण कैसे होता है बताओ, बीजांड से। ठीक है, बिल्कुल सही, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो द्विनिषेचन के बाद भ्रूण तथा भ्रूणपोष का विकास तो होता ही रहता है, लेकिन साथ ही साथ अंडाशय तथा बीजांड में अन्य विकास भी होते हैं, यानी भ्रूण, अंडाशय और बीजांड में विकास होते हैं। तो अंडाशय से क्या बनेगा, फल, और बीजांड से क्या बनेगा, बीज। बिल्कुल सही है। ठीक है, वो पहले पढ़ ही लिया है हमने, तो कुछ इन्होंने समझा दिया है। देखो जैसे ये लिखा हुआ है, इसी को मैंने तुम्हें समझाया था। ये इसका जैसे जर्मिनेटिंग पोलन है। ठीक है, पोलन हुआ स्टिग्मा के थ्रू, स्टाइल के थ्रू, पोलन ट्यूब में, ओवरी के थ्रू। जैसे मान लो बीज, जो पॉलिनेशन हुआ, पोलन ग्रेन थे वो आए। ठीक है, वो आकर इससे मिलने के बाद निषेचन हुआ। निषेचन के बाद जो इसका ये वाला अंडाशय वाला भाग है, इसी से बीज बन जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है, देखो ये ओव्यूल था, ओव्यूल से क्या बना, शीड बना। ठीक है, और ये ऊपर का भाग है ओवरी। ठीक है, ओवरी वॉल से ये शीड वॉल बन जाएगी, जिसे पेरिकार्प कहेंगे हम। ठीक है, और एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो सेक जो होता है वो बीज के सेक में बन जाता है। उसे छोड़ो, इसमें दिया हुआ नहीं है। तो जो ओवरी होती है, ओवरी है ये वाला जो है भाग, इसे कहते हैं ओवरी, और इस ओवरी से बन जाता है फ्रूट। ठीक है, बस यही सिंपल है। जैसे इन्होंने देखो यहाँ पर भी और ठीक से बता दिया है कि बीज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले फ्लावर में स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन में जैसे प्रोसेस होता है, जैसे ये एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे, वो जाएंगे हमारे स्टिग्मा पर, पॉलिनेशन प्रोसेस होगा। पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया था, पॉलिनेशन होगा, वो इसके थ्रू बीजांड से जाकर मिलेंगे, बीजांड से बन जाएगा बीज। ठीक है, इस बीज से वापस से प्लांट बन जाता है। ठीक है, बीज के कार्य में हम ये भी चीज़ें पढ़ेंगे, तो इन्होंने बहुत आसान तरीके से समझा दिया है,
उम्मीद है आपको भी बहुत ठीक से समझ में आ गया होगा। बस ध्यान ये रखेंगे, बीजांड से बनता है बीज, अंडाशय से बनता है फल, बीजांड से बनता है बीज, अंडाशय से बनता है फल। ठीक है, बहुत अच्छे से ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। और अगर समझ में आ गई है तो तुम्हारे 2-3 नंबर तो बोर्ड में पक्के हो ही जाएंगे। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है बहुत डार्क वाला, देखो ये इधर आ जा भाई, ये रहा। ठीक है, देखो बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, यही बात बता रहा था मैं, बीजांड से बीज का निर्माण होता है जो लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है। क्योंकि लैंगिक जनन के बाद बीजांड से बीज बन गया तो बीज से फिर कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि बीज से वापस से फल बनना है, तो अंतिम उत्पाद है। बीजांड का बाह्य अध्यावरण सूखकर व कठोर होकर बीज का बाहरी कवच टेस्टा बनाता है। ठीक है, जो बीजांड का बाह्य अध्यावरण होता है वो बीज का बाह्य अध्यावरण बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टा। लेकिन ये हार्ड हो जाता है क्योंकि ये सूखकर कठोर हो जाता है। ठीक है, तथा अंतः अध्यावरण भीतरी कवच बना लेता है। अंदर का जो अध्यावरण होता है वो भीतरी कवच बना लेता है, जिसे क्या कहते हैं हम, टैगमैन। ठीक है, टैगमैन बनता है। इस प्रकार टेस्टा व टैगमैन से बीज कवच बनता है। ठीक है, टेस्टा और टैगमैन जब मिल जाते हैं तो दोनों से मिलकर बीज का कवच बन जाता है। ठीक है, बीजांड बिरंध से बीज का बिरंध बनता है। बीजांड बिरंध जो बचा था उससे बीज का बिरंध बन जाता है। बिरंध, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि बिरंध जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ता है उसे हम कहते हैं हाइलम। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड में भी आया था, इसलिए पहले भी कर लिया था और एक्सरसाइज में भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फिर आता है भ्रूणपोष के आधार पर जो बीज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी भ्रूणपोष जो होता है हमारा, भ्रूणपोष हमने पढ़ लिया था, उस आधार पर बीजों को 2 भागों में बांट दिया है। एक होते हैं गैर एल्बुमिनस बीज, एक होते हैं एल्बुमिनस बीज। ठीक है, गैर एल्बुमिनस बीज में आते हैं जैसे मटर और मूंगफली, और एल्बुमिनस बीज में आते हैं गेहूं, मक्का, सूरजमुखी। ठीक है, उदाहरण याद रखेंगे, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर इसके बाद आते हैं हम बीज का महत्व। ठीक है, तो बीजों का कार्य या महत्व क्या होता है ये सभी लोग जानते होंगे। बीजों के अंकुरण से नई संतति बनती है। अंकुरण में बता चुका हूँ, बीज से जब पौधा निकलता है वो प्रक्रिया अंकुरण कहलाती है। ठीक है, तो अंकुरण से नई संतानें बनेंगी, नए पौधे बनेंगे। बीजों में लैंगिक प्रजनन के कारण अनेक आनुवांशिक विभिन्नताएं आती हैं, क्योंकि जब जिस पौधे के बीज होंगे उसी तरह की पीढ़ियाँ आएंगी उसमें, तो यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के जो लक्षण है वो आनुवांशिकता कहलाती है। चैप्टर नंबर 6 हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ेंगे आगे। बीजों में संग्रहित भोजन भ्रूण को पोषण तथा अंकुरण प्रदान करता है। यानी बीजों में जो भोजन इकट्ठा होता है वह भ्रूण को पोषण देता है और अंकुरण में भी मदद करता है। बीजों के द्वारा कृषि भी होती है, ये बात तो सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बीजों की अंकुरण क्षमता। हमने इससे पहले एक चीज़ पढ़ी थी, जैसे पोलन ग्रेन पढ़े थे। ठीक है, पोलन यानी परागकण पढ़े थे, परागण प्रक्रिया में परागकण पढ़े थे, तो उसमें परागकणों के बारे में पढ़ा था। परागकणों को सुरक्षित भी रख रहे थे पराग बैंक में। ठीक है, तो उनकी भी एक टाइम टेबल थी। ऐसे ही बीजों की भी एक टाइम टेबल होती है जिसे कहते हैं हम अंकुरण क्षमता। तो बीजों की अंकुरण क्षमता आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करती है। आनुवांशिकता से मतलब होता है कि वो किस पीढ़ी का पौधा है, तो क्योंकि जिस पीढ़ी का होगा, अच्छी पीढ़ी का होगा, तो उसकी आनुवांशिक क्षमता ज़्यादा होगी, तो उसकी जो अंकुरण क्षमता है वो भी ज़्यादा होगी। और पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। जैसे मान लो अगर हम किस पर्यावरण का पौधा लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर ठंडी जलवायु का पौधा हमने गर्म जलवायु में लगा दिया तो वो ख़राब हो जाएगा। गर्म जलवायु का पौधा ठंड में लगा दिया तो वो भी ख़राब हो जाएगा, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, वो भी निर्भर करती है। पर्यावरणीय परिस्थितियों जो बीज की अंकुरण क्षमता को प्रभावित करती हैं वह आर्द्रता और तापमान वही है ना, वातावरण पे जो निर्भर करता है आर्द्रता और तापमान ही है। आनुवांशिक रूप से अंकुरण क्षमता जो होती है वो कुछ दिन की हो सकती है, जैसे ऑक्जेलिस पौधे में होती है। 100 वर्ष तक भी हो सकती है, जैसे ट्राइफोलियम में होती है। 1000 वर्ष की भी हो सकती है, जैसे कमल के बीज होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पौधों में अलग अलग आधार पर निर्भर करती है, क्योंकि सभी पौधों की आनुवांशिक क्षमता एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है, इसलिए ये भी अलग अलग प्रकार से ही निर्भर करती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम फल के निर्माण में। तो देखो, फल के निर्माण को एक बार ध्यान से समझ लेंगे बहुत ठीक से, क्योंकि इससे काफ़ी बारी क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, इस साल भी क्वेश्चन आएगा, और ये उम्मीद है कि सभी के बहुत अच्छे से याद हो गया होगा।
इसको हमने बहुत ज़्यादा बार इस चैप्टर में बना लिया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा ये, ठीक है। इसके ऊपर वाले भागों को छोड़ो, ये वाला भाग था हमारा क्या, अंडाशय। इसका ये वाला भाग था हमारा पुष्पासन, ठीक है, जिसे हम थैलेमस भी कह रहे थे, ठीक है। और अंडाशय को कहते हैं ओवरी, ठीक। अंडाशय से बन रहा था फल। यहाँ तक सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी बात पिछले ही वाले में, यानी पिछले ही टॉपिक में, ठीक। अंडाशय से फल बनता है, क्लियर है बिल्कुल, ठीक। इसके बाद एक चीज़ अब और इंटरेस्ट आने वाली है, पुष्पासन से भी बनता है फल। भले सर ये क्या बात हुई, देखो ये बात होगी अभी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए मैं कह रहा हूँ। अंडाशय से भी फल बनता है, पुष्पासन से भी फल बनता है, तो इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये होगा, अगर फल का निर्माण होना तो ये प्रोसेस पूरा निषेचन के बाद ही है, निषेचन के बाद फल का निर्माण अंडाशय से होगा, तो उस फल को कहेंगे सत्तीय फल। बात समझ में आ गई होगी। या इसे कह सकते हैं हम वास्तविक फल, वास्तविक फल, ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। और अगर फल का निर्माण पुष्पासन से होगा तो उसे कहेंगे हम असत्तीय फल, या इसे कह सकते हैं आभासी फल, ठीक है, फॉल्स फ्रूट। है नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमने, मुझे लग रहा है अगर तुम पिछली चीज़ें पढ़ रहे हो तो सभी जगह देखा होगा कि सत्तीय फल किसे कहते हैं, आभासी फल किसे कहते हैं। सत्तीय फल आभासी फल में अंतर बताओ क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है और सभी को पता होने चाहिए, ठीक। क्वेश्चंस इससे पिछली बार क्वेश्चंस आया था, पिछली बार इससे क्वेश्चंस आया था, उदाहरण के तौर पर आया था कि जो सत्तीय फल होते हैं उनके उदाहरण क्या होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर यानी किस टाइप से लिखे जाते हैं। या क्वेश्चंस मानो इस टाइप से आ जाए कि सेब किस टाइप का फल है, कि सेब किस प्रकार का फल है, या क्वेश्चंस आ जाए कि आम किस प्रकार का फल है, ठीक है, रस भरी किस प्रकार का फल है, स्ट्रॉबेरी किस प्रकार का फल है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक है, सभी क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सत्तीय फल किसे कहेंगे, तो सत्तीय फल कहेंगे हम अंडाशय से बनने वाले फल को। क्वेश्चन पूछा जाएगा असत्तीय फल किसे कहते हैं, तो असत्तीय फल कहते हैं हम पुष्पासन से बनने वाले फल को। इसके बावजूद भी कुछ फल ऐसे होते हैं जो बिना निषेचन के बन जाते हैं, तो उन फलों को कहते हैं अनिषेक फल, ठीक है। आगे आने वाला है वो भी, सत्तीय फल हो या असत्तीय फल, ये तभी बनेगा जब निषेचन होगा, यानी ये प्रक्रिया निषेचन के बाद ही होती है, ठीक है। यही चीज़ जो मैंने तुम्हें बताई, यही चीज़ देखो यहाँ लिखी हुई है। अंडाशय से निर्मित फल को सत्तीय फल कहते हैं, जैसे आम, कीवी, तरबूज। उदाहरण भी याद करेंगे, परिभाषा भी याद करेंगे। कुछ फलों का निर्माण अंडाशय से ना होकर बाह्य दलपुंज या पुष्पासन, मेन चीज़ है पुष्पासन, ठीक है, पुष्पासन से होता है, तो ऐसे फलों को असत्तीय फल या आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब, रसभरी, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सेब का क्वेश्चन, आम का क्वेश्चन, ये सब पूछे हुए हैं, ठीक है। फिर ये आता है जो मैंने तुम्हें बताया, कभी कभी कुछ अंडाशय बिना निषेचन क्रिया के ही फल में विकसित हो जाते हैं। ऐसे फल को अनिषेक फल और क्रिया को अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी कहते हैं, जैसे केला, अंगूर, पपीता, अनानास, संतरा, ठीक है। यानी कुछ फल अंडाशय में बिना निषेचन के ही बन जाते हैं, तो उन्हें कहेंगे हम मतलब अनिषेक फल, और वो प्रक्रिया कहलाएगी अनिषेक फलन, ठीक है। और अनिषेक फलन के लिए आजकल NaA नेप्थेलिक एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जा रहा है। एसिटिक नेप्थेलिक एसिटिक एसिड का छिड़काव किया जाता है और बिना निषेचन के फल बन जाते हैं, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को अनिषेक फलन, और ऐसे फल बनने वाले फलों को अनिषेक फल कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके बाद आता है नेक्स्ट असंग जनन, ठीक है। तो असंग जनन देखो एक ऐसी प्रक्रिया है, लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मक संलयन या बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण का। पीछे हमने पढ़ा बिना निषेचन के फल का निर्माण, बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया को कहेंगे हम
अनिषेक फल और अनिषेक फलन। अगर बिना निषेचन के भ्रूण बना तो वो प्रक्रिया कहलाएगी असंग जनन, एपोमिक्सिस। ठीक है, बिना निषेचन के भ्रूण बनेगा, जिसे असंग जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया से उत्पन्न पौधों को असंग जनित पौधे कहते हैं। और प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी थे जिन्होंने असंग जनन को 3 भागों में बांटा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता असंग जनन की खोज किसने करी, तो प्रोफेसर महेश्वरी ने। ठीक है, 3 भागों में इसे बांटा गया है। अनावर्ती होते हैं जिसे आभासी असंग जनन कह सकते हैं, पुनरावृत्ति होते हैं जिसे सत्य असंग जनन कह सकते हैं, और अपस्थापनिक असंग जनन हो सकता है। 3 प्रकार का असंग जनन होता है। बिना निषेचन के भ्रूण बनने की प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। फिर इसके बाद देखो, जैसा नाम वैसी परिभाषा लिखा हुआ है, बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रायोनी। बहु मतलब बहुत ज़्यादा, भ्रूणता मतलब भ्रूण, तो एक से ज़्यादा भ्रूण बनने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि एक बीज में केवल एक ही भ्रूण पाया जाता है, परंतु कभी कभी कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण के विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण के विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। अनावृत बीजी पौधों में बहुभ्रूणता एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अनावृत बीजी पौधों में केवल संतरा, नींबू, तंबाकू, एलियम, क्रोटोलेरिया, ये सब उदाहरण हैं, ज़रूर याद करेंगे, आदि में बहुभ्रूणता पाई जाती है। आवृत बीजी पौधों में बहुभ्रूणता की खोज किसने की है, ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक पूरा नाम होता है। 1790 में यानी 1719 में संतरे के बीजों में की थी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर यहाँ देखें हम तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, पहला चैप्टर समाप्त हो गया। जितनी थ्योरी थी सब मैंने समझा दी है, सब क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, अब इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं एक लेक्चर और लूँगा इसकी एक्सरसाइज का। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो तुम्हारी ये रही। ठीक है, ये सारी चीज़ें टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फल का विकास, फूल का विकास, बीज का विकास, और भ्रूणपोष और भ्रूण के बारे में सब पढ़ लिया है हमने। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। ये देखो क्वेश्चंस पूछा हुआ है 17 मई 2022 में 2023 में, निम्न में से कौन कूट फल है। कूट फल है, अब आया कूट फल है। ठीक है, देखो निम्न में से कौन कूट फल है। कूट फल बोलते हैं फॉल्स फ्रूट को। ठीक है, फॉल्स फ्रूट को बोलते हैं। तो फॉल्स फ्रूट है हमारा सेब, याद रहेगा। फॉल्स फ्रूट, आभासी फल और असत्य फल। ठीक, इसी नाम से हैं ये। फिर आते हैं भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक। भ्रूण विज्ञान के जनक, भ्रूण को पूछा। ठीक है, तो कौन है, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, पी महेश्वरी। ठीक है, इसके बाद है असंग जनन द्वारा फल का निर्माण होता है। असंग जनन द्वारा फल का निर्माण होता है। क्वेश्चंस पूछा है अनिषेक जनन, सॉरी असंग जनन नहीं, वो तो भ्रूण बनता है। अनिषेक जनन द्वारा फल का निर्माण होता है। तो अनिषेक जनन, बिना निषेचन के फल। बिना निषेचन के फल, नींबू। कहा था उदाहरण पूछे हुए हैं। बहुभ्रूणता की खोज किसने की, अभी ये लास्ट ही पढ़ा है अभी बिल्कुल। बहुभ्रूणता की खोज किसने की है, ल्यूवेनहॉक ने। बहुभ्रूणता की खोज किसने की है, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका और कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणपोष में पाई जाती हैं। तो देखो सह कोशिकाएं यानी सहायक कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, भ्रूण कोष में पाई जाने वाली कोशिकाएं बतानी। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, हमने पढ़ा है भ्रूणपोष। अभी ये भ्रूणकोष जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उसमें 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक पाए जाते हैं, वो ज़रूरी थी। और ये सभी कोशिकाएं, सह कोशिकाएं भी थीं, अंड कोशिकाएं भी थीं, प्रतिमुखी कोशिकाएं भी थीं, यानी ये सभी कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल एक आभासी फल नहीं है, यही क्वेश्चन मैं बता रहा था जो लास्ट ईयर पूछा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा फल आभासी फल नहीं है। इन्होंने सवाल को उल्टा पूछा। अगर कहता कौन सा फल आभासी फल है तो हम सेब लगा देते, लेकिन स्ट्रॉबेरी भी आभासी फल है, काजू भी आभासी फल है। इन्होंने कहा कौन सा फल आभासी फल नहीं है, तो आम आभासी फल नहीं है। ठीक है, इसके बाद आए बहुभ्रूणता क्या है। बहुभ्रूणता क्या है, तो बहुभ्रूणता बताओ क्या है। कितनी सारी सनों में क्वेश्चंस पूछा हुआ है देखो।
बहुभ्रूणता क्या है? एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर है, किसको भारतीय भ्रूण विकास का जनक कहा जाता है? पंचानन महेश्वरी। ठीक है, वही है। आभासी फल कौन से होते हैं? उदाहरण लिखने आभासी फलों के। सेब आभासी फल है, स्ट्रॉबेरी आभासी फल है, नाशपाती आभासी फल है। ठीक है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण पुष्पासन से होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? अंडाशय भी करता है, पुष्पासन भी करता है। अंडाशय से निर्मित फल को सत्तीय फल, है ना, और पुष्पासन से निर्मित फल को असत्तीय फल। बस यही लिखना है। असंजनन बताना है। असंजनन किसे कहते हैं? बिना निषेचन के भ्रूण बनेगा तो। बीज तथा फल के विकास का महत्व लिखा चुके हैं। बीज का निर्माण कैसे होता है, फल का विकास कैसे होता है। आवृत बीजी पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोषों का वर्णन करो। यानी आवृत बीजी पौधों में जो भ्रूणपोष पाए जाते हैं उनका वर्णन करना और लिखना है। कितनी सारी सनों में पूछा हुआ, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब हम जो NCERTs की एक्सरसाइज हैं या चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कुछ जो रह गए होंगे वो सब मैं तुम्हें क्लियरली समझा दूंगा। इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चंस में डाउट आए, दिक्कत आए, परेशानी आए, तुरंत बस इस टाइम कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट में ज़रूर कमेंट करो जो भी डाउट आए। ठीक, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा, उम्मीद है तुम्हें सारा लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक, अब जैसे तुम्हारे क्लासेस रेगुलर चलेंगे, नए चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक, ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया, पूरा हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे तुम्हारे ये समझ में आई, ऐसी वो चैप्टर भी समझ में आएंगे। अगर कहीं भी छोटा भी डाउट है, बस जितनी बार तुम पढ़ोगे उतना तुम्हारा अच्छा रियलाइज़ होगा, उतने अच्छा तुम्हें समझ में आएगा। बस मैं जैसे पहले भी कहा, जब बस पढ़ो पढ़ो और पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बस पढ़ने से ही सब कुछ तुम्हारा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा बोर्ड में तुम्हारे। मैं तुम्हें गारंटी भी दे चुका हूँ कि मैं तुम्हें 100% कराऊँगा। ठीक है, बोर्ड में गारंटी है कि तुम एक एक क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर का मिलाना, लेक्चर से मिलाना कि हाँ सर ने कराया था। हर एक चीज़, हर एक थ्योरी, ऑप्शन सब तुम्हें पढ़े हुए मिलेंगे, एक एक क्वेश्चंस पढ़ा हुआ मिलेगा। बस तुमने पढ़ा हो। ठीक, अब मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ तो तुमसे बस मुझे यही गारंटी चाहिए कि हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक, तो जितना भी हो शेयर करें ज़रूर से ज़रूर, कमेंट ज़रूर करें कोई भी डाउट आए। ठीक है।